Hello everyone, myself Chaudhary Shabina. Today we are going to continue with a chapter Living World and Classification of Microbes. बच्चों अभी हमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गे, वायरस को डिटेल में पढ़ना है. ठीक है बच्चों, बट उसको डिटेल में पढ़ने के लिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हम एक कुछ स्टेप वाइज रूल फॉलो करेंगे. हम बैक्टीरिया को लेंगे. सबसे पहले हम उसका साइज़ देखेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, फिर देखेंगे प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, फिर देखेंगे इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और फिर एक कोई एग्जाम्पल ले लेंगे. फिर हम प्रोटोजोआ को लेंगे, साइज़ देखेंगे, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है. फिर सेम वैसे हम फंगे को लेंगे, एल्गे को लेंगे और वायरस को लेंगे, और ऐसे ही हम इसको पढ़ने वाले हैं. सो नाउ विद बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, मतलब 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर. अब बच्चों ये इतने छोटे हैं कि इनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते. तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि जो चीज़ हम देख नहीं सकते वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कैन नॉट बी सीन ऑन नेकेड आइज़, और ये मेनली किसके होते हैं, प्रोकैरियोट्स के होते हैं. तो बैक्टीरिया जो है ना, उनका साइज़ है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर. ये यूनिसेलुलर हैं, ये प्रोकैरियोट्स है. इतना तो आपको इजीली आना चाहिए. ठीक है बच्चों, अब इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन. अभी जो सिंपल बाइनरी फिजन है ना, इसको आपने डिटेल में पढ़ना इन योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड. अभी के लिए आप समझो, जैसे कि समझो ये सर्कल है. ठीक है, अब इस सर्कल को मैं बीच से डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएंगे. ठीक है, अब ये जो सेमी सर्कल है ना हमारे पास, ये बाद में जाके पूरे सर्कल प्रोड्यूस कर देंगे. मतलब एक बैक्टीरिया खुद को डिवाइड करता है, फिर दो आधे आधे बैक्टीरिया बनाता है, और फिर क्या करते हैं, 2 कंप्लीट बैक्टीरिया बना देता है. तो ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं. इनके पास हाई पावर ऑफ जनरेशन है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, बहुत जल्दी. फॉर एग्जाम्पल अभी बैक्टीरिया 1000 है, तो 20 मिनट बाद वो 2000 हो जाएंगे, 30 मिनट बाद 3000 हो जाएंगे. इन लोग के पास हाई पावर ऑफ जनरेशन है. बैक्टीरिया बहुत जल्दी डबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी. अब इतने छोटे होते हैं कि पर हम इन्हें देख ही नहीं सकते, इसलिए हमें मालूम नहीं है ये चीज़ें. तो इनकी जनरेशन सबसे ज़्यादा है. लेट्स स्टार्ट विथ प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं. प्रोटोजोआ जो है वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है. बैक्टीरिया जो था उसका साइज़ 1 से 10 माइक्रोमीटर था, और साइज़ हमारा यहाँ पे क्या है, 200 माइक्रोमीटर, मतलब काफ़ी बड़ा है बैक्टीरिया से. बच्चों ये हमें सॉइल में भी मिल जाता है, फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है, सी वाटर में भी मिल जाता है. ज़्यादातर करके हमें ये सी वाटर में मिलता है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो यूनिसेलुलर हुए तो हम इनको अपनी आँखों से देख नहीं सकते. बट बच्चों अब यूनिसेलुलर तो आपको लग रहा होगा, चलो लिख देते हैं कि प्रोकैरियोट है. नहीं, ये यूकैरियोट्स है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. तो ये क्या हुए, यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक का मतलब क्या था, ट्रू न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सिंपल सेल डिवीजन. अब ये समझो एक सेल था हमारे पास. ठीक है, अब ये सेल एक सेल था. ठीक है, अब ये सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन चालू हो गया. तो अब इसके अंदर सेल रिप्रोड्यूस होना चालू हो गए. फिर धीरे से ये क्या होने लगे, धीरे धीरे क्या हो गए, 2 अलग सेल बन गए, मतलब 2 अलग प्रोटोजोआ बन गया. एक प्रोटोजोआ था, उसी के अंदर 2 प्रोटोजोआ पैदा हो गए, है कि नहीं. एक आउटपुट था, इनपुट था हमारे पास, 2 आउटपुट आ गए. तो हमारा रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, सिंपल सेल डिवीजन. अब ये सारे रिप्रोडक्शन आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो हम उसको वहाँ ज़्यादा अच्छे से देखेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो. अब बच्चों जो ये प्रोटोजोआ होता है ना, इसके सेल स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारा वेरिएशन दिखता है. इनके पास लोकोमोशन करने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी ये लोकोमोशन कर लेते हैं.
सूडोफोडिया मतलब नकली का लोकोमोशन कर लेते हैं ये लोग। नकली का मतलब इनके पास है नहीं कुछ करने का, स्टिल क्या करते हैं, फॉल्स मोशन करते हैं और मोशन करके अपना खाना खा लेते हैं। इनके अंदर काफ़ी वेरिएशन दिखेगा हमने, कोई सीलिया लाइक स्ट्रक्चर से लोकोमोशन कर लेता है और खा लेता है। अमोबा जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो अगर खाना यहाँ है तो क्या करता है, वो इस तरफ एक्सपांड होकर अपना खाना ले लेता है, समझ रहे हो, ऐसे। अब बच्चों इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी बहुत, अडाप्टेशन के अंदर बहुत वेरिएशन आती गई। इनका एग्जाम्पल जो है वो है अमीबा। लेट्स स्टार्ट विथ फंगाई। पहले हम देखते हैं कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमने जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को पढ़ा से कितना सिमिलर है या डिसिमिलर है। बच्चों इसका साइज़ 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर है, मतलब ये बैक्टीरिया से बड़ा है साइज़ में और प्रोटोजोआ से छोटा है साइज़ में। कैसे, बैक्टीरिया का साइज़ 1 से 10 माइक्रोमीटर था, प्रोटोजोआ का साइज़ 200 माइक्रोमीटर है। तो जो हमारा फंगाई है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो इसका साइज़ क्या था, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, हम इनको कहाँ, मतलब हम इनको कहाँ देख सकते हैं ज़्यादा, ये इनका प्रेजेंस कहाँ ज़्यादा होता है। तो बच्चों इनका प्रेजेंस डिकेइंग बॉडीज़ पे होता है, मतलब जो भी बॉडीज़ मर चुकी है, मतलब डेड बॉडीज़ जो है उनके ऊपर इनका प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होता है। ये वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं और उस बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब ये डेड बॉडीज से अपना खाना अब्जॉर्ब करती है, अपना न्यूट्रिशन लेती है। अब ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो प्लांट है हमारा जो खाना बना के दे रहा है खुद, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के देता है। और जो हेटरोट्रॉपिक है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब हेटरोट्रॉपिक अपना खाना खुद नहीं बनाता। और जो ये हमारा सैप्रोफिटिक है ना, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही वो लोग में से कुछ भी मर जाता है ये वहाँ जाता है, वहाँ अपना खाना खा लेता है, ठीक है बच्चों। अगर फंगाई ना होता बच्चों तो बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, और अगर बॉडी डिकम्पोज नहीं होती तो आज अर्थ पे इतने ज़्यादा लोग मर चुके हैं कि कोई न्यू जनरेशन आती नहीं, सिर्फ डेड बॉडीज़ ही रह जाती है अर्थ के ऊपर, हमारे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। इसलिए फंगाई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनवायरनमेंट में। दे प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। अब सेक्सुअली में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके फंगाई एक और फंगाई को रिप्रोड्यूस करता है, और समटाइम वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सेल डिवीजन। मतलब मैंने आपको लास्ट में भी बताया था प्रोटोजोआ में कि सेल होता है, फिर वो दोनों के अंदर एक ऐसे होते हैं, फिर इनके अंदर भी सेल 2 सेल बनने लग जाते हैं, फिर दोनों सेल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। और कुछ बडिंग या फिर सेल डिवीजन से करते हैं या फिर बडिंग से करते हैं, ठीक है। बडिंग से करते हैं तो कैसा, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसे हैं, हाँ ये कुछ मेरा डायग्राम गंदा है बट मैनेज कर लो। और यहाँ पे एक बर्ड निकला हुआ है, तो ये बर्ड धीरे धीरे इधर से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। सेपरेट होके क्या होगा, खुद एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बेकर ईस्ट जो होता है हम कभी कभार अपने खानों में यूज़ करते हैं, तो फंगाई का हमारे लिए बेनिफिशियल मतलब यूज़फुल भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल भी होते हैं। तो ये हमारे लिए यूज़फुल होता है, इसलिए हम इसको अपने खानों में भी डालते हैं। हम कभी कुक करते हैं तो डालते हैं, या ब्रेड्स बनाते हैं तो यूज़ होता है, केक्स में भी कभी कभार यूज़ होता है। तो ईस्ट हमारे खानों में भी यूज़ होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एल्गे। अब एल्गे का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एल्गे जो होता है इसका साइज़ भी 10 माइक्रोमीटर टू
100 माइक्रोमीटर है, मतलब इसका साइज़ और हमारे फंगाई का साइज़ सेम होता है। ठीक है बच्चों। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पानी है। ठीक है, जहाँ भी मॉइस्ट आ जाता है। बारिश के सीज़न में आप देखोगे ना, कहीं कहीं किसी किसी दीवारों पे भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके सेल के अंदर का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। इनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये ट्रू न्यूक्लियस वाले होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये खुद का खाना खुद बना लेते हैं, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब ये प्रोड्यूसर हैं। ये जो एल्गे होते हैं ना, इनको आप ग्रीन कलर का कभी कभार दीवार पे आपने देखा होगा, किसी किसी वॉल्स पे होते हैं बारिश के सीज़न पे। तो ये है ना, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। अब ये खुद का खाना खुद कैसे बना लेते हैं? ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, जैसे कि हमारा प्लांट कर लेता है, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये ग्रीन कलर में आपको दिखते हैं। एल्गे जो होता है ये ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, छोटा ही है बट प्रोड्यूसर है। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट होती है और इसी के वजह से ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक, मतलब ये खुद का खाना खुद बना पा रहे, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की अवेबिलिटी है। अब बच्चों, इनमें से बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम ऐसे एल्गे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर है मतलब इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और ज़्यादा करके मतलब इनकी सिर्फ कुछ ही स्पीशीज़ ऐसी है जो यूनिसेलुलर होती है, और बाकी जो इनकी स्पीशीज़ है ना, ये मल्टी सेलुलर होती है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर। बच्चों, इनका साइज़ क्या है? 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक, मतलब जहाँ भी मॉइस्ट होता है या रेनी सीजन में हम इनको बहुत ईजीली ढूंढ सकते हैं। और ये यूकैरियोटिक होता है, मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ट्रू न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और ये मल्टी सेलुलर ज़्यादा होते हैं, यूनिसेलुलर कम होते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? इनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की अवेबिलिटी है। कैसे मिली इनको ये अवेबिलिटी? इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। ये ज़्यादा करके क्या हमें ग्रीन कलर में मिलेंगे, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। लेट्स स्टार्ट विथ वायरसेस। अब हम वायरसेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वायरसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये जो वायरसेस है ना, इसका साइज़ 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर है। अब बोलोगे लगता है ये बैक्टीरिया की तरह सेम साइज़ का है। नहीं बच्चों, बैक्टीरिया जो है ना वो 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर था, और जो अपना ये वायरस है ना, ये 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर है। मतलब माइक्रोमीटर तो फिर भी बड़ा यूनिट है, नैनो माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर से भी छोटा यूनिट है। ठीक है, तो ये बहुत छोटे होते हैं इन साइज़। बच्चों, इनको जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोला जाता। फिर आप बोलोगे अरे मैम, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में? क्योंकि बच्चों ये एच पे है। ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए इनको हमने एक एच पे रख दिया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, जनरली दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, they are said to be organism at edge of living and non living। ठीक है, यही बताया मैंने भी आपको। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट। अब बच्चों, माइन्यूट जो होता है इसका मतलब होता है स्मॉल। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, अभी 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर बोल रहे हैं, तो आप गेस कर सकते हो कितने छोटे होते हैं इन साइज। ठीक है, कैन बी सीन विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं टू सी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं उनसे भी छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं एकदम
एकदम छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। तो वायरसेस हमारा एकदम छोटा है, तो हम इसको किसकी हेल्प से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल, ये एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल की तरह हमें मिलते हैं। वायरसेस इज लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये डीएनए का एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है। ठीक है, कवर्ड बाय प्रोटीन कोट, डीएनए का एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है बट ये प्रोटीन के कोट से कवर्ड होता है। ठीक है, वायरसेस कैन सर्वाइव ओनली लिविंग प्लांट और एनिमल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये क्या है मैम, तो बच्चों वायरसेस जो होता है वो सिर्फ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोरोना वायरस हो गया है, ठीक है, और कोरोना वायरस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके अंदर जो वायरस गया, ठीक है, वो वायरस तब तक ही ज़िंदा रहेगा जब तक वो ह्यूमन बीइंग ज़िंदा था। जैसे ही वो मर गया उसके 20-25 मिनट बाद वो वायरस भी मर जाएगा। ठीक है, तो वायरसेस खाली उसी प्लांट या एनिमल में ज़िंदा रह सकता है जो ज़िंदा है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, अगर वो मर चुका है तो उसको वो वायरस इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बट अगर एक ह्यूमन बीइंग जो ज़िंदा है उसकी बॉडी को वायरसेस इफ़ेक्ट कर सकता है। एक प्लांट जो लिविंग है उसको वायरस इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, एनिमल है वो लिविंग है, मतलब जी रहा है, तो उसके बॉडी में जाके वायरस खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है। बट अगर मर गया है तो उसकी बॉडी में वो जाएगा ही नहीं, और चला भी गया तो वो खुद जाके वहाँ मर जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल। अब समझो एक इंसान है, उसके बॉडी में कोरोना वायरस चला गया। ठीक है, अब ये कोरोना वायरस के अंदर चला गया तो इसका सबसे पहला काम है कि खुद की तरह और लोगों को वहाँ पे बनाना, मतलब रेप्लिका अपना बनाना। तो ये होस्ट सेल की हेल्प लेता है। ठीक है, उसकी हेल्प लेता है और ख़ुद को मल्टीप्लाई करता है और वो अपनी रेप्लिका बना लेता है वहाँ पे। जैसे अपनी रेप्लिका बना लेता है, इसका काम ख़त्म हो जाता है, इसका होस्ट सेल से कोई लेना देना नहीं बचता। अब ये होस्ट सेल को मार देता है। ठीक है, मतलब ये होस्ट सेल जिससे उसने हेल्प लिया उसको ये धोखा दे रहा है, उसको मार दिया और ख़ुद अब अपना फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया उसकी बॉडी में। समझा, ये धोखा दे देता है होस्ट सेल को। ठीक है, अब ये न्यूमरस रेप्लिका बना लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेप्लिका बना लेता है। देन दे डिस्ट्रॉय होस्ट सेल को एकदम ख़त्म कर देता है एंड बिकम फ्री। दिस फ्री वायरसेस इन्फेक्ट न्यू सेल। अब ये जो फ्री वायरसेस हो जाते हैं ना, एकदम ख़तरनाक हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जाके हर एक न्यू सेल को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं, अपना काम अपना मिशन चालू कर देते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके। ठीक है, वायरसेस कैन कॉज मैनी डिसीज टू प्लांट एंड एनिमल। वायरसेस जो है ना, सिर्फ ऐसा वायरस नहीं, खाली कोरोना वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरसेस अब तक आ चुके हैं, बहुत सारी पेंडेमिक्स आ चुकी है वायरसेस की वजह से। क्योंकि वायरसेस जो है ना, ये चाहता है बॉडीज़ में, उस बॉडीज़ को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो बॉडीज़ को कुछ बॉडीज़ को डेथ तक भी ले आता है और कुछ बॉडी रिकवर कर जाती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो वायरस बॉडी में एंटर होता है वो कुछ थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता है, सब नहीं मरते। ठीक है, सबकी डेथ नहीं होती है वायरसेस की वजह से। कुछ वायरसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वायरसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कुछ समझो फॉर एग्जांपल एक प्लांट में गया, प्लांट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया, बट आधा प्लांट उसी की वजह से ठीक ठाक है, तो वो क्या हो गया, प्लांट जिएगा बट उसको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा उस वायरस की वजह से। और कुछ वायरसेस होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस है, वो डेथ तक भी लेके जा रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही वायरसेस इसलिए बहुत डेडली होते हैं और हमें इनसे बच के रहना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हम अपने सारे सेफ्टी मेजर यूज़ करें। बाय दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई लिंक